चलिए, तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के से हम जो है आगे अपने आज का दिन की शुरुआत करते हैं। दिशा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच इन थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस का पार्ट 2, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस का पार्ट 2, बुद्धि का सिद्धांत 2 मैं लेके आया हूं। अभी इसके पहले हमने बुद्धि के सिद्धांत में बहुत कुछ पढ़ लिया हुआ है। 5 सिद्धांत हमने पढ़ लिए हुए हैं। बीने का एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत और बर्मन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये हमने कल पढ़ लिया हुआ है पांचों। तो पांचों के बारे में विस्तार में चर्चा हो चुकी है। ये बुद्धि को किस तरह से जो है इन लोगों ने परिभाषित किया है, क्या क्या बताया है। किसी ने जो है जी फैक्टर बताया है, किसी ने जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों को बताया है। किसी ने जो है मात्र यह कहा है कि बुद्धि के अंदर में असंख्य संरचनाएं होती हैं। तो किसी ने कहा कि बुद्धि जो है वह समूह के रूप में होती है, कई सारे उसके बीच में होते हैं, वह एक एक समूह बना करके बुद्धि काम करती है। तो किसी ने कहा कि यह क्रमानुसार चलती है। किसी ने कहा कि यह क्रमानुसार चलती है कि पहले एक होता है, उसके बाद उसके नीचे होता है, उसके बाद नीचे होता है, उसके बाद नीचे होता है, उसके बाद नीचे होता है। तो मेन फैक्टर होता है, मेन फैक्टर के बाद मेजर फैक्टर होता है, मेजर फैक्टर के बाद माइनर फैक्टर होता है, फिर स्पेसिफिक फैक्टर होता है। तो ऐसे मेन फैक्टर, मेजर फैक्टर, माइनर फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को पदानुक्रमिक सिद्धांत में बताया गया है। पदानुक्रमिक सिद्धांत में बताया गया है, बर्मन जी ने बताया हुआ है, बर्नन जी ने। तो ये सब सिद्धांत जो है हमने पीछे पढ़ लिए हुए, वो बस एक जस्ट रिवीजन के लिए था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधे हम जो है मुद्दे पे आएंगे अपने। हम अपने मुद्दे पे आएंगे आज। यहाँ से मुद्दे पे चलना है हमको कि आज जो है वह इसके बाद हमको थियरी पढ़नी है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, संरचना का सिद्धांत जिसने दिया हुआ वो जेपी गिलफर्ड जी। तो आज हम जेपी गिलफर्ड जी को पढ़ेंगे, जेपी गिलफर्ड जी को पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ से जो है वो थोड़ा शेयर भी कर देते हैं यूट्यूब पे, ताकि यूट्यूब पे भी अगर कोई लोग आना चाहे तो आ जाए। हम मेहनत तो कर रहे हैं, बट वह सही दिशा में जा रहा है नहीं सही दिशा में जा रहा है, इस चीज का बताने का काम आप लोग करेंगे। तो प्लीज हमें भी, हम आपको गाइड कर रहे हैं तो आप हमें भी गाइड करते चलिए कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये पता चलता रहेगा। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है उसके आगे गार्डनर का, नहीं, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। पहले गिलफोर्ड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बाद में गार्डनर के ऊपर आएंगे। पहले गिलफोर्ड पढ़ लें, गिलफोर्ड को समझ लेंगे, गिलफोर्ड जी। तो बुद्धि की संरचना के सिद्धांत में आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, बुद्धि की संरचना के सिद्धांत में आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ से किसी का कोई प्रश्न वगैरह तो नहीं है ना? किसी का प्रश्न वगैरह नहीं है, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत पार्ट 2 हम चलेंगे। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत में, यानी जब हमारा बुद्धि का सिद्धांत चल रहा है तो बुद्धि की सिद्धांत में हम छठवां सिद्धांत जो पढ़ेंगे वह है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, जिसे एसआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एसआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एसआई मॉडल, स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस, एसआई मॉडल, जिसे हम एसआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस, थियरीज ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस। इसका नाम क्या आएगा? तो थियरीज ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस, यानी स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस का जो है वह सिद्धांत हमको यहाँ पे पढ़ना है। और इसको जो दिया, देने वाले काम है, तो देने का काम क्या है, इसको किया है जेपी गिलफोर्ड और उनके साथियों ने। जेपी गिलफोर्ड,
जेपी गिलफोर्ड और उनके साथियों ने, जेपी गिलफोर्ड और उनके साथियों ने इस सिद्धांत को देने का काम किया है। इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसको देने का काम किसने किया है? तो जेपी गिलफोर्ड और उनके साथियों ने इसको देने का काम किया। इसको बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। इसको एक तो एसआई मॉडल भी कहते हैं। एसआई मॉडल, एसआई मॉडल का मतलब क्या? स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस। इसको कह सकते हैं क्या? इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस। इसको स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, तो सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्ब। चलिए तो चलते हैं। हम बात कर रहे थे बुद्धि की संरचना का सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जो है वह बात करी गई है, वह उसको दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड और उनके साथियों ने दिया हुआ है। जेपी गिलफोर्ड और उनके साथियों ने एक मॉडल बनाया, एक बुद्धि की संरचना बनाई, एक उसमें उन्होंने बताया। तो इसका नाम दिया उन्होंने एसआई मॉडल, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस यानी जो बुद्धि है वो बिल्कुल संरचना में होती है, वो बुद्धि संरचना में होती है। और उसको उन्होंने एक उसमें एक एक मॉडल में उन्होंने बताया। वो मॉडल में अभी चर्चा करूंगा। तो उस मॉडल को इन्होंने क्या कहा? एसआई मॉडल, स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस। अब इसी को जो है उन्होंने त्रिआयाम बताया, त्रिआयाम बताया। इसी को इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा। आगे जाकर के इसी को त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा गया। त्रिआयामी सिद्धांत इसको कहा गया थ्री, मतलब थ्री नहीं, त्रिआयामी, त्रिआयामी सिद्धांत। इसको त्रिआयामी सिद्धांत कहा गया। इसको थ्री एस्पेक्ट ऑफ, मतलब थ्री एस्पेक्टल थियरी, थ्री एस्पेक्टल थियरी इसको कहा गया। त्रिआयामी सिद्धांत इसको कहा गया। अब त्रिआयामी सिद्धांत कहा गया और इसी के आधार पे उन्होंने जो है बुद्धि की संरचना को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। अब यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत बेसिकली था क्या? यह सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, उस थॉर्नडाइक के सिद्धांत से इन्होंने अलग अलग जो है ये उनके जो कारक थे, उनके कारकों को इन्होंने अलग अलग रूपों में, तीन विमी में इन्होंने बताया। तीन विमी में इन्होंने बताया। तो उनके बुद्धि के सिद्धांत को तीन विमी में, तीन विमीय, तीन विमीय के रूप में जो है इन्होंने इसको समझाया। तीन विमीय या तीन विमाओं के रूप में समझाया। इन्होंने किसको आगे बढ़ाया? तो इन्होंने थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जो है इन्होंने आगे बढ़ाया। अब जो इसमें तीन बीमाएं थी, तो तीन बीमाओं का नाम क्या था?
तो तीन बीमाओं को इन्होंने अलग अलग नामों में दिया, तीन बीमाओं को अलग अलग नामों में दिया। वो तीन बीमाएं क्या थी? तो पहला बीमा था, पहली बीमी, जो पहली बीमी थी उस पहली बीमी का नाम दिया इन्होंने, पहली बीमी का नाम दिया विषय वस्तु। अब वो बीमी क्या है वो मैं बताता हूं आपको। पहले को बताया इन्होंने विषय वस्तु, दूसरे को बताया इन्होंने संक्रिया, और तीसरों को इन्होंने बताया क्या? उत्पाद। उत्पाद। अब इन्होंने इसको इसको एक डाइस के रूप में समझाया, इसको इन्होंने एक डाइस के रूप में समझाया। वह कैसे समझाया, मैं यहाँ पे इसकी संरचना बना देता हूं, मैं इसकी संरचना यहाँ बना देता हूं। इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया। ये कैसे बनेगा? ऐसे इन्होंने तीन बीमाएं बनाई। तो तीन बीमा में एक बीमा जो है इन्होंने इसको बताया, एक बीमा, फर्स्ट बीमा, दूसरी जो बीमा थी उसको ये वाली बीमा बताया, और तीसरी बीमा इसको इन्होंने बताया। तीन बीमाएं, एक बीमा जो है इसको इन्होंने बताया, इस वाली को, एक जो है इसको बीमा बताया, और दूसरी जो तीसरी जो है इसको इन्होंने बीमा बताया। अब ऐसे ही इसको, इस वाले बीमा को इन्होंने कहा, इस वाले बीमा को, इसको कहा इन्होंने कंटेंट, इसको कहा इन्होंने कंटेंट, जो ये कंटेंट था, विषय वस्तु। और दूसरे वाले को कहा ऑपरेशन, दूसरे को कहा क्या इन्होंने? ऑपरेशन। ये वाले को कहा ऑपरेशन, ऑपरेशन। और ये वाला जो था इसको कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब कंटेंट, ये कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, ये तीन रूपों में जो है उन्होंने बताया। तीन रूपों में बताया, इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे इसको कैसे बताया। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये जो तीनों मुद्दे थे, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद में बातें क्या थी, इसको हम समझ लेंगे, इसको हम समझ लेंगे। तो पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम जो है आगे की चर्चा करेंगे। तो अब ये तीन बीमाएं जो थी, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, मैं इसको अभी यही रखता हूं। अब इसके आधार पे मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि इनकी संरचना में जो थी क्या। तो इसमें इन्होंने कहा कि तीन मानसिक संरचनाएं, तीन मानसिक योग्यताएं, एक मानसिक योग्यता ये, दूसरी मानसिक योग्यता ये, और तीसरी मानसिक योग्यता ये। तीन मानसिक योग्यताओं को तीन बीमा के रूप में इन्होंने कहा, तीन बीमी के रूप में, एक बीमी इधर, दूसरी बीमी इधर, और तीसरी बीमी इधर। आपको डायस जानते हैं ना, डायस, डायस जिससे हम जो है वो लूडो वगैरह खेलते हैं, तो डायस वैसे ही डायस के आकार का, डायस के तीन बीमाओं को इन्होंने बताया कि एक बीमा इधर है, दूसरी बीमा इधर, और तीसरी बीमा इधर है। उस डायस के तीन बीमाओं को कहा उन्होंने कि एक एक बीमा जो है एक एक मानसिक प्रक्रिया है, एक एक मानसिक जो है वह योग्यता है, एक एक मानसिक योग्यता है। एक मानसिक योग्यता है कि वह संक्रिया करने की योग्यता, संक्रिया ऑपरेशन करने की योग्यता, मतलब ऑपरेशन मतलब क्या कि दिमाग में चलाने की काम, सोचने की काम, प्रक्रिया चलाने की काम। तो प्रक्रिया चलाने का काम जो है इन्होंने एक योग्यता बताया। दूसरी योग्यता बताया कि कंटेंट क्या है, हम कहाँ से ले रहे हैं, क्या चीज ले रहे हैं, वो कंटेंट हो गया, जिसे हम आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, जो है स्पर्श करके, वहां से हम कंटेंट को ले रहे हैं। कंटेंट को लेने के बाद उसकी प्रक्रिया करेंगे, और प्रक्रिया करने के बाद हमारा एक प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये ऐसे ही ये कहा इन्होंने, एक जो है वो सुनने की भी एक क्षमता है, दूसरा प्रक्रिया करने की भी क्षमता है, और तीसरा जो है वो प्रोडक्ट निकालने की भी क्षमता है। तीनों इन क्षमताओं को निकाल करके उन्होंने जो है बुद्धि के सिद्धांत और इतनी प्रकार की बुद्धियां भी बताई इसमें। कहा कि इतने इतने रूप के लोग भी होते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले विषय वस्तु की चर्चा करेंगे, संक्रिया की चर्चा करेंगे, और उत्पाद की चर्चा करेंगे। पहले ये है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए हम यही समझ लेते हैं, तो लिखा हुआ है, जेपी गिलफोर्ड जी ने लिखा हुआ है, हम अभी हमारे पास यही समय है, हम इसी में से ले लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं हम। तो पहले पहले जो है विषय वस्तु में क्या कहा गया, अब यहाँ कहा गया जो तीन बीमी के रूप में इन्होंने समझाया, इस तीन बीमी को जो समझाया, इसको इन्होंने कहा, तीन बीमी को ही इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा तीन मानसिक योग्यता। इसी को तीन मानसिक योग्यता भी कहा, तीन मानसिक योग्यता भी कहा इसी को। किसको? ये जो तीन बीमाएं हैं, ये तीन बीमाएं, एक बीमारी है, दूसरी बीमारी है, तीसरी बीमारी है, तीनों बीमाओं को इन्होंने एक एक को अलग अलग योग्यता बताई। ये पहली योग्यता अलग है, दूसरी योग्यता अलग है, तीसरी योग्यता अलग है, सही। इन्होंने अलग अलग योग्यताएं बताई। अब योग्यताओं को समझ लेते हैं, वो योग्यताएं क्या क्या है, वही उन्हीं योग्यताओं को समझ लेते हैं। चलिए, तो विषय वस्तु में क्या क्या आएगा, विषय वस्तु में उन्होंने क्या बताया, क्या समझाया, तो विषय वस्तु में कहा इन्होंने विजुअल, आकृतिक। इन्होंने कहा विषय वस्तु कहा उन्होंने आकृतिक, आकृतिक या विजुअल, जो चीज हम आंखों से देख करके निकालते हैं उसे कहते हैं आकृतिक। आकृतिक मतलब क्या, जैसे ये आकार है, ये आकार है, इन सभी को देखना, इन सभी को देख करके मस्तिष्क में लेके जाना। तो पहले मस्तिष्क में लेके जाने की बात है आकृतिक। कंटेंट, कंटेंट कहां से आएगा, तो देख करके कंटेंट जो है वो विजुअल के रूप में कंटेंट लेके आना। तो कंटेंट लेके आने को कहा उन्होंने
दूसरे को इन्होंने कहा, जो दूसरे को इन्होंने कहा, दूसरा कहा श्रवणात्मक, श्रवणात्मक कहा इन्होंने, श्रवणात्मक कहा, जिसको इन्होंने कहा हियरिंग, जिसको इन्होंने कहा हियरिंग, ऑडिटरी कहा इन्होंने, ऑडिटरी कहा, श्रवणात्मक या ऑडिटरी इन्होंने कहा। अब जो तीसरी वाली थी, तीसरी को इन्होंने कहा संकेतात्मक, तीसरे को कहा इन्होंने संकेतात्मक, तीसरे को कहा इन्होंने संकेतात्मक यानी सिंबॉलिक, सिंबॉलिक कहा इन्होंने, तीसरे को इन्होंने कहा सिंबॉलिक। वही जो चौथी बात थी, चौथी बात को कहा इन्होंने अर्थगत, अर्थगत या भाषागत, जो चौथी बात थी उसको कहा इन्होंने अर्थगत या भाषागत, अर्थगत या भाषागत, जिसको कहा इन्होंने सीमेंटिक, सीमेंटिक। वही जो पांचवी बात थी, ये कंटेंट में, कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट अभी आप देख लीजिए फिर अब आगे बढ़ेंगे। कंटेंट कोई जो पांचवी बात थी, इसको कहा इन्होंने कहा बिहेवियरिज्म, ये यानी व्यवहारगत, व्यवहारगत यानी बिहेवियरल, बिहेवियरल कहा। अब ये कंटेंट कैसे आएगा, कंटेंट जो है हम कैसे कैसे कंटेंट को लेते हैं, कंटेंट मतलब क्या कि जो कुछ है वह सुनने के रूप में कंटेंट हो सकता है, वह देखने के रूप में कंटेंट हो सकता है, वह जो है संकेत के रूप में कंटेंट हो सकता है, जैसे अब ये क्या है, ये सब अलग अलग संकेत है, संकेत के रूप में हो सकता है, वह उसका अर्थ निकालने के रूप में कंटेंट हो सकता है, और साथ साथ में वह व्यवहार, जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार को भी वह कंटेंट के रूप में लिए। तो ये इनको इन्होंने इतने रूपों में बांटा, इतने रूपों में बांटा। ये वाले की शुरू में, पहले जब शुरू में जब इन्होंने चर्चा करी थी, उन्होंने इस वाले की चर्चा नहीं करी थी, इन्होंने बाद में इसको जोड़ा, भाषागत को, ये वाले पॉइंट को उन्होंने बाद में जोड़ा, ये वाले को आप नोट करे रहेगा, इसको उन्होंने बाद में जोड़ा, इसको उन्होंने बाद में जोड़ा। ये कौन सा, अर्थगत और भाषागत को बाद में जोड़ा, पहले पहले इनके में चार ही बातें थी, पहले इनके में चार ही बातें थी, ये प्राकृतिक यानी विजुअल, और श्रवणात्मक ऑडिटरी, संकेतात्मक सिंबॉलिक, और व्यवहार, ये पहले चार ही बातें थी। ये जो है बाद में इन्होंने इसको बाद में जोड़ा, पहले चार बातें थी। अब बात करते हैं संक्रिया में, संक्रिया में क्या क्या था, संक्रिया में क्या क्या था, तो संक्रिया को देख लेते हैं। संक्रिया को देखेंगे तो संक्रिया को हम यहाँ से ये एक लाइन खींच देते हैं, संक्रिया की बात करते हैं, संक्रिया की बात करेंगे, और उत्पाद को हम थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, उत्पाद, उत्पाद को हम यहाँ बढ़ा देंगे ताकि उत्पाद भी आपके सामने आ जाए, यहीं पे उत्पाद। चलिए हम संक्रिया को ले लेते हैं, संक्रिया हो गई यहां से, संक्रिया, संक्रिया, संक्रिया को देख लेते हैं। तो संक्रिया में इन्होंने कहा पहली संक्रिया क्या कही, पहली संक्रिया की बात करी, संक्रिया मतलब क्या कि मस्तिष्क में प्रोसेस चलाना। तो प्रोसेस चलाने के लिए इन्होंने कहा सबसे पहला संज्ञान, संज्ञान की बात करी, संज्ञान की बात करी, संज्ञान को इन्होंने कहा कॉग्निशन, कॉग्निशन, कल एक कॉग्निशन में प्रश्न था, कॉग्निशन। दूसरे को कहा इन्होंने वह स्मृति अभिलेखन, दूसरे को कहा इन्होंने स्मृति अभिलेखन, स्मृति अभिलेखन, स्मृति अभिलेखन। इसका अंग्रेजी में नाम उन्होंने बताया, इसका अंग्रेजी में नाम बताया मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग कहा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरे को क्या कहा उन्होंने, तीसरे को जो उन्होंने कहा, कहा स्मृति प्रतिधारण, स्मृति प्रतिधारण, स्मृति यानी जो मेमोरी है, उस मेमोरी को धारण करना, रिटेंशन करना, स्मृति प्रतिधारण, स्मृति प्रतिधारण का अंग्रेजी में जो नाम बताया इन्होंने मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन। अब वही जो पांचवी वाली अवस्था थी, चौथी वाली अवस्था, चौथी वाली को कहा अपसारी चिंतन, चौथी को कहा अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन पर भी एक दिन मैंने एक प्रश्न आया हुआ था, क्या इसको कहा गया है डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इस पर भी एक दिन प्रश्न आया हुआ था। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है क्या कि ओपन इंडेड, ओपन इंडेड सोच, ओपन इंडेड सोच यानी एक वस्तु का अलग अलग जवाब हो सकता है, एक वस्तु के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, वो अपनी सोच के हिसाब से जवाब दे सकता है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। वहीं वहीं जो उसके बाद वाली चिंतन है उसे कहते हैं अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन को भी इन्होंने लिया, अभिसारी चिंतन जिसको कहा गया कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसको कहा उन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग।
वही जो अगली जब जो सबसे लास्ट वाली थी उसको कहा उन्होंने मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे लास्ट में दिया, मूल्यांकन। मूल्यांकन को कहा इन्होंने इवेल्युएशन, ही तो आप लोग जानते हैं इवेल्युएशन। अब इसमें भी एक चीज उन्होंने बाद में जोड़ी, सबसे बाद में जोड़ी। बाद में जोड़ने का काम जिसको इन्होंने किया उसको किया उन्होंने स्मृति प्रतिधारण को। स्मृति प्रतिधारण को इन्होंने बाद में जोड़ा। उसके पहले इनके अंदर में 5 ही, इसमें संक्रिया में 5 ही पॉइंट थे। संक्रिया में 5 पॉइंट शुरू में जब इन्होंने बनाया जो इसकी संरचना जब उन्होंने क्रिएट करी, संरचना जब क्रिएट करी तो सबसे पहले उन्होंने ये 4 लिया, 5 लिया और 5 लिया, ऐसे लिया उन्होंने। तो यहाँ पे भी एक नहीं था, यहाँ पे भी एक नहीं था। अब उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन, मतलब अब उत्पाद की बात करते हैं। उत्पाद की बात करते हैं, उत्पाद में क्या है, उत्पाद में बात करते हैं। हम इसको अभी एक और अलग तरीके से बना देंगे, यहाँ पे उठा लेते हैं इसको ताकि आपको ये सब पता रहे। ये हो गया उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद में क्या लिया इन्होंने, तो उत्पाद में लिया इन्होंने, पहला लिया परिणाम। पहला परिणाम, वही उत्पाद को परिणाम कहते हैं। इन्होंने पहला लिया, पहली बात को लिया इन्होंने कि इकाई, इकाई यूनिट, इकाई यूनिट लिया। फिर उन्होंने लिया वर्ग, क्लास, वर्ग क्लास। फिर लिया संबंध, यानी कैसे कैसे वह बनेगा, तो इन्होंने कहा संबंध, रिलेशन, रिलेशन। फिर उन्होंने कहा कि व्यवस्था, व्यवस्था जिसको कहा उन्होंने सिस्टम, सिस्टम। फिर उन्होंने कहा क्या, रूपांतरण, रूपांतरण। रूपांतरण को इन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण को इन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जो है अनुप्रयोग, फिर उन्होंने कहा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग जिसको कहा उन्होंने इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। ऐसे ही 6 पॉइंट यहां पे थे, 6 पॉइंट यहां पे थे। अब यही ये विषय वस्तु को विषय वस्तु को लेकर के संक्रिया होना और संक्रिया होकर के जो है एक उत्पाद बनाना, संक्रिया होकर के एक उत्पाद बनाना, ऐसे क्या है वो बुद्धि का निर्माण होता है। ऐसे उन्होंने बुद्धि का निर्माण कहा और कहा उन्होंने कि यह त्रिविमी है। त्रिविमी कैसे है, तो त्रिविमी के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे समझाया कि त्रिविमी कैसे बन सकती है। तो त्रिविमी के लिए यहाँ ऐसे, अब ऐसे इन्होंने एक लेयर इसको बताया, एक बिमी, दूसरी बिमी इसको बताया उन्होंने और तीसरी बिमी इसको बताया। इसको उन्होंने बताया, इस वाले को उन्होंने बताया क्या, तो संक्रिया, इसको बताया संक्रिया ऑपरेशन, संक्रिया ऑपरेशन, और इसको बताया उत्पाद, इसको जो है उन्होंने बताया क्या, उत्पाद, प्रोडक्ट, और जो इसको बताया उन्होंने क्या, कंटेंट, विषय वस्तु, विषय वस्तु कंटेंट। चलिए ये यही है सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत को हमने एक तरह समझ लेने हैं। एक पॉइंट हमको ये समझना है, पहली बात हम एक बार और वापस से आपको समझाते हैं, एक बार मैं वापस से आपको आता हूं। पहली बार उन्होंने कहा कि जेपी गिलफर्ड जी ने कहा कि उन्होंने एक बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दिया, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दिया, और संरचना के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है इस तरह से डेवलप होती है, बुद्धि किस तरह से डेवलप होती है, इस तरह से डेवलप होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लेयर होती है, इसमें लेयर होती है। एक लेयर जो नीचे वाली लेयर होती है उसको कहते हैं संक्रिया, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं विषय वस्तु, और एक लेयर होती है उसे कहते हैं एक बीमा, एक बीमी जो होती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे उन्होंने विषय वस्तु को भी समझाया, विषय वस्तु में क्या क्या होगा, फिर उन्होंने उत्पाद को भी समझाया कि उत्पाद में क्या आएगा, फिर उन्होंने कहा कि संक्रिया कैसे करेंगे कि संक्रिया से उत्पाद पैदा होंगे। अब इन्होंने कहा विषय वस्तु में अलग अलग चीज हो सकती है, जैसे हम देख करके किसी कोई भी व्यक्ति देख करके उस कंटेंट को देखने की भी क्षमता उसके अंदर में है, देखने की भी क्षमता है उसके अंदर में, और देख करके जब देखेगा कंटेंट को देख करके अंदर संक्रिया बनाएगा,
अंदर संक्रिया बनाएगा और संक्रिया बनाने के बाद एक प्रोडक्ट निकालेगा। तो प्रोडक्ट निकालेगा तो प्रोडक्ट निकालने की भी एक जो है उसके पास बुद्धि है, देखने की भी एक बुद्धि है और एक संक्रिया करने की भी बुद्धि है। बुद्धि के ये भी रूप है, ये भी रूप है और ये भी रूप है। बुद्धि के तीनों रूप है। ये तीन मानसिक योग्यताएं हैं। तीन मानसिक योग्यताएं नहीं, विषय वस्तु को लेना भी एक मानसिक योग्यता है, विषय वस्तु को प्रक्रिया में लेके जाना भी एक जो है वो मानसिक योग्यता है, और वहीं जो उस संक्रिया करने के बाद निकालना, प्रोडक्ट को निकालना भी एक प्रकार की क्या है, वो मानसिक योग्यता है। इन्होंने इस तरह से मानसिक योग्यता को तीन रूपों में बताया। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, कि किसी वस्तु को हमने देखा, मान लीजिए हम जो है इस वस्तु को देख रहे हैं, आप लोग भी इस वस्तु को देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं, आपकी भी प्रक्रिया चल रही है, मेरी भी प्रक्रिया चल रही है। अभी यह वस्तु जो है, ये एक कंटेंट है, कंटेंट को हम देख रहे हैं। तो देख करके अगर हमारा देखने की प्रक्रिया, हमारा देखने का संज्ञान बराबर है, देखने की मानसिक योग्यता अगर हमारी बराबर है, तो हम देख करके लेके जाएंगे कहां पे, देख करके लेके जाएंगे लोभ में। उस लोभ में लेके जाएंगे, लोभ क्या करेगा, लोभ हमारा उस प्रक्रिया को चलाएगा। हमारा यहाँ से प्रतिबिंब, आंखों से प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बन करके वह लोभ में भेजेगा, लोभ क्या करेगा, उसको जो है वो बना करके वो प्रक्रिया चलाएगा। तो प्रक्रिया चलाने का काम होगा संक्रिया, प्रक्रिया चलाने का काम होगा संक्रिया। अब जब संक्रिया बन जाएगी तो संक्रिया बनाने के बाद वो प्रत्युत्तर देगा किस रूप में, कहेगा कि यह ग्रीन पेन थी, या यह बोर्ड है, या यह मैं हूं, या यह आप है, जो भी है वो देख करके, सबसे पहले देखना भी एक प्रकार की प्रक्रिया है, उसके बाद उसको संक्रिया करना, ऑपरेशन करना भी मतलब वो एक प्रक्रिया है, और उसके बाद उसको प्रोडक्ट के रूप में बताना भी वो क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो उसको क्या बता सकते हैं, उसको एक यूनिट में, एक छोटी छोटी यूनिट में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ये देखिए छोटा है या बड़ा है, उसको जो है वो क्लास में बता सकते हैं, उसको जो है वो रिलेशन लगा करके बता सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, उसको सिस्टम भी बता सकते हैं, उसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, साथ साथ में उसका इम्प्लीकेशन भी कर सकते हैं अलग अलग। तो यह प्रोडक्ट अलग अलग रूपों में देख करके, इससे 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 हो सकती है, इससे हो सकती है, इससे हो सकती है, इससे हो सकती है, यानी अलग अलग रूपों में यह हो सकती है। जब अलग अलग रूपों में हो सकती है, इसी को उन्होंने मल्टीप्लीकेशन कहा। कैसे मल्टीप्लीकेशन कहा, इन्होंने कहा कि जैसे ये है, ये कितने पॉइंट है यहाँ पे, सबसे शुरू में, जब शुरू में उन्होंने बात करी, तो शुरू में उन्होंने 1961 में उन्होंने कहा कि 120 प्राथमिक क्षमताओं का विकास होता है। 120 प्राथमिक क्षमताओं का विकास होता है। वो मैं 120 प्राथमिक क्षमताओं का विकास जो है आपको कहां बताऊं, यहां ले लेता हूं, इस जगह पे, यहाँ पे दिखेगा ना सबको, हाँ दिखेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे 120 प्राथमिक क्षमताओं का विकास मैं बताता हूं आपको, यहाँ ले लेता हूं। शुरू में पहली बार में उन्होंने कहा कि 120 प्राथमिक, एक मतलब कब कहा इन्होंने कहा 1961 में। जेपी गिलफोर्ड ने 1961 में पहला जब प्रयोग किया, मतलब प्रयोग जब उन्होंने प्रदर्शित किया गिलफोर्ड ने, एक डब्बे के आकार का, इस डब्बे के आकार को उन्होंने 3 बीमा के रूप में बताया, और 3 बीमा के रूप में उन्होंने समझाया कि इसमें तीन मानसिक क्षमताएं जो है, उसके आधार पे, 3 मानसिक क्षमताओं के आधार पे कई सारी बुद्धि का निर्माण होता है। तो 3 मानसिक क्षमताएं, एक ये बताई, दूसरी बताई, तीसरी बताई। एक को कहा जो है उन्होंने कंटेंट, दूसरे को कहा ऑपरेशन, और तीसरे को कहा उन्होंने प्रोडक्ट। ये इनके आधार पे उन्होंने कहा कि इसके आधार पे 120 मानसिक प्रक्रियाओं का विकास होता है, 120 प्राथमिक क्षमताओं का, मानसिक प्रक्रियाओं का विकास होता है। यानी अब 1961 में उन्होंने कहा कि 120 प्राथमिक क्षमताओं का 120 प्राथमिक क्षमताओं का विकास होना। प्राथमिक क्षमताओं का विकास कैसे हुआ, तो 120 प्राथमिक क्षमताओं को इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने कहा सबसे पहले, जब सबसे शुरू में बताया, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले नहीं लिया था, इसको इन्होंने नहीं लिया था, तो इसमें से उन्होंने लिया 4, 1, 2, 3 और 4। एक पहले शुरू में इन्होंने विजुअल, ऑडिटरी और सिंबॉलिक तथा बिहेवियरल, इसको इन्होंने लिया, तो 4 इसमें से लिया। तो इन्होंने ऐसे कहा कि जो कैसे विकास होता है, यह मल्टीप्लीकेशन में होता है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि शुरू में 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे कितने थे, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे इसमें इन्होंने 5 लिया, 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे लिया, तो 5 लिया। तो फिर उन्होंने कहा 5 संक्रिया, 4 कंटेंट 5 संक्रिया, 4 कंटेंट 5 संक्रिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें से भी ये 6 थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिए, मल्टीप्लाई बाय 6, तो 4 पच्चे 20, छक्के 120, कितने हो गए टोटल, 120 प्राथमिक क्षमताओं का विकास हुआ। 120 प्राथमिक क्षमताओं का विकास इन्होंने शुरू में कब, 1961 में बताया। 1961 में बताया। कैसे इन्होंने कहा कि ये वाली का भी विकास हो सकता है, ये वाली का भी विकास हो सकता है, ये वाली का भी विकास हो सकता है, ये वाली इसका ये सबसे विकास हो सकता है,
जो है इसका इससे विकास हो सकता है, इसका इससे विकास हो सकता है, इसका इससे विकास हो सकता है। अगर आप जब जोड़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 120 मिलेगा। अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 120 मिलेगा। मान लीजिए अगर आप जोड़ना चाहे तो हम मल्टीप्लिकेशन में किया, अगर आप जोड़ना चाहोगे तो पता चल जाएगा। हम एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने एक बार इससे इसको लिया, फिर हमने एक बार इससे इसी से इसको इससे लिया, यानी एक बार आकृति को देख करके संज्ञान होना, ये सारा विकास होना, देख करके स्मृति का विलेखन करना, रिकॉर्डिंग करना, और ये सारा विकास होना, मतलब ये सारा प्रोडक्ट के रूप में निकलना। ऐसे सारी प्रोडक्ट के रूप में निकला तो उन्होंने कितना बताया कि 120 मानसिक क्षमताओं का, प्राथमिक क्षमताओं का जो है व्यक्ति के अंदर में विकास हो सकता है। मतलब पहली बार में उन्होंने कहा कि खाली बुद्धि इतनी ही नहीं है, खाली एक ही कारक नहीं है, बुद्धि 2 कारक ही नहीं है, खाली बुद्धि में जी फैक्टर ही नहीं है, बुद्धि में जो है वो मल्टी फैक्टर ही नहीं है, बुद्धि में असंख्य नहीं, उससे और तरीके से अलग अलग उन्होंने बताया। उन्होंने बताया 3 रूपों में कि कोई व्यक्ति वस्तु को देखता है, देख करके प्रक्रिया चलाता है, प्रक्रिया चला करके प्रोडक्ट निकालता है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए उन्होंने विषय वस्तु को अलग अलग रूपों में बताया। उन्होंने क्या महत्ता किसको दी, महत्ता उन्होंने दी किसको, उन्होंने विजुअल को देखा, ऑडिटी को देखा, सिंबॉलिक को देखा, बिहेवियर को देखा और सिमेंटिक को देखा। इतने रूपों में देख करके उन्होंने अलग अलग संक्रियाएं बताई कि कैसे होगी। तो व्यक्ति कॉग्निशन बनाएगा, या फिर व्यक्ति रिकॉर्डिंग करेगा, या फिर व्यक्ति जो है उसको धारण करेगा, या फिर व्यक्ति उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, या फिर व्यक्ति उसका मूल्यांकन करेगा। तो ये सब प्रक्रियाओं को देख करके उन्होंने इतने रूप बताए, शुरू में उन्होंने 1961 में 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 विषय वस्तु, 5 संक्रिया और 6 जो है वह उत्पाद, इसको मल्टीप्लीकेशन करके उन्होंने बताया कि 120 प्रकार की प्राथमिक क्षमताओं का विकास हो सकता है। 120 प्रकार के प्राथमिक क्षमताओं का विकास जो है वह व्यक्ति के अंदर में, मतलब उतनी बुद्धि का निर्माण जो है वह कर सकता है। तो ऐसे 120 उन्होंने पहली बार बताया, पहली बार में। वहीं जब दूसरी बार उन्होंने बताया, तो दूसरी बार में जब चर्चा करी उन्होंने, तो उन्होंने कहा क्या, दूसरी बार में उन्होंने कहा वह 1967 में, दूसरी बार 1967 में उन्होंने कहा, 1967 में उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे जहां पे 120 थे, 1967 में उन्होंने 150 मानसिक सक्रियाओं, यही प्राथमिक क्षमताओं का विकास बताया। 1967 में उन्होंने 150 प्राथमिक क्षमताओं का विकास बताया, प्राथमिक क्षमताओं का उन्होंने बताया। प्राथमिक क्षमताएं कितनी, तो 150 आ सकती है। अब वो 150 कैसे आएंगी, तो 150 के लिए उन्होंने कहा कि जहां पे अब यहाँ पे 5 विषय वस्तु, पहले कितनी थी, 4 विषय वस्तु, यहाँ पे 5 विषय वस्तु ले ली, यानी ये इन्होंने एक और जोड़ लिया, बाद में एक और जोड़ लिया। वो बाद में अपने मॉडल में थोड़ा सा और बढ़ाया इन्होंने, अपने में एक और बढ़ा लिया, अर्थगत भाषागत सिमेंटिक, यानी एक बढ़ा लिया, तो यहाँ पे हो गया 5 विषय वस्तु, 5 विषय वस्तु के बाद यहाँ पे 5 विषय वस्तु के बाद यहाँ पे 5 संक्रिया, 5 विषय वस्तु 5 संक्रिया, 5 विषय वस्तु 5 संक्रिया, 1 2 3 4 5, अभी इसको उन्होंने नहीं जोड़ा, 5 विषय वस्तु 5 संक्रिया, और जो है ये 6 तो ऑलरेडी थी, 6 जो है प्रोडक्ट, तो मिल करके कितने हो गए, 5 25 25 25 का 150, तो ये जो है 150 प्राथमिक क्षमताओं का उन्होंने विकास बताया। बट जब इसको और रिवाइज किया, आगे जाकर के जब और रिवाइज किया, तो इसमें से एक चीज और जोड़ दी, क्या जोड़ी, तो मेमोरी रिटेंशन जो है संक्रिया के रूप में उन्होंने जोड़ दिया, मेमोरी रिटेंशन को संक्रिया के रूप में जोड़ दिया। जब उसको जोड़ा तो कितने बन गए, तो अब यह जो है 1988 में, यह वाला पॉइंट जो है उन्होंने 1988 में लिया, 1988 में जब इन्होंने लिया, तो 1988 में इन्होंने 180 बताया इन्होंने, 1988 में उन्होंने जो संक्रिया बताई, 1988 में इन्होंने 180 बताया, 180 प्राथमिक संक्रियाओं का इन्होंने निर्माण बताया। अपने मॉडल में जब विस्तार किया तो 180 क्षमताओं का विकास बताया। तो 180 कैसे दिखाए, तो यहाँ पे तो 5 थे ही, ये हो गए 5 गुणे यहाँ पे 6 आ गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी यह मेमोरी रिटेंशन भी उन्होंने साथ में ले लिया, मेमोरी रिटेंशन भी साथ में ले लिया, तो यहाँ हो गए 6, और 6 ऑलरेडी इसमें थे ही, तो 6 इसमें हो गए, तो 6 हो गए, तो 5 छक्के 30, 30 छक्का 180, तो 180 प्राथमिक क्षमताओं का बुद्धि के रूप में, प्राथमिक क्षमताओं का बुद्धि के रूप में जो है उन्होंने संरचना बताई। तो ऐसे ही ये बुद्धि की संरचना का सिद्धांत है। अक्सर कभी कभी यही पूछा जाता है कि यह कौन से, यह किसने दिया हुआ है, यानी या फिर नया वाला जो है वह गिलफोर्ड का नया वाला संरचना कौन सा है। गिलफोर्ड का 1988 के आधार पे प्राथमिक क्षमताएं कितनी विकसित हुई हैं, तो कभी कभी ऐसे देता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6
बराबर 120, या 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 120, 150, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 180। कहीं कहीं अक्सर बहुत सारी पुस्तकों में खाली इतना ही बताया हुआ है, 120 ही बताया हुआ, वहां अपडेट नहीं किया हुआ है, पुस्तकों में अपडेट नहीं किया हुआ है। तो अपडेट के लिए आप ये अपडेट समझ लीजिएगा कि अपडेट क्या है। पहली बार में 120 बताया था, 120 प्राथमिक क्षमताओं का, दूसरी बार में 150 प्राथमिक क्षमताओं का विकास बताया था, और उसके बाद 180 प्राथमिक क्षमताएं बताई थी। देखिए खाली एक ही बढ़ा दिया, खाली एक बढ़ाया तो कितने बढ़ गए, खाली एक पॉइंट बढ़ाने से 30 बढ़ गए, खाली एक पॉइंट बढ़ाने से 30 बढ़ गए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम फुल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इससे 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 सबका कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी एक इसका ऐसे रिलेशन, इसका रिलेशन सबसे रिलेशन है, सबसे रिलेशन है, तब जाकर के वो मानसिक क्षमताएं बढ़ रही है। तो ऐसे मानसिक क्षमताओं का विकास करने के लिए इन्होंने संरचनात्मक रूप में बताया, समझाया, और उसी संरचनात्मक रूप को उन्होंने कहा क्या, एस आई मॉडल। एस आई मॉडल यानी क्या, स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस मॉडल, स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस मॉडल बताया। और यह किसके साथ मिलकर के बनाया, ये जो जेपी गिलफर्ड जी, वो अपने साथियों के साथ मिलकर के यह पूरा जो बुद्धि का संरचना का सिद्धांत इन्होंने दिया। अब सिद्धांत दिया तो इसको इन्होंने 3 विमी के रूप में बताया। 3 विमी कौन कौन सी, तो कंटेंट, संक्रिया और उत्पाद, कंटेंट, संक्रिया और उत्पाद, इसके रूप में उन्होंने बताया। अब जो ये 3 विमी थी, ये तीनों विमी जो कंटेंट और उत्पाद और संक्रिया, यानी कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, जो ये तीनों थे, इसको उन्होंने कहा 3 मानसिक योग्यताएं। ये 3 मानसिक योग्यताएं मेजर थी। इन 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पे प्राथमिक क्षमताओं का उन्होंने विकास बताया कि अब ये जब आपस में संक्रिया करती हैं, आपस में जब इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो है ये इतने प्रकार के बुद्धि का निर्माण करती हैं, इतने प्रकार की बुद्धि जो है वो वहां से निकल करके आती है, इतनी प्रकार की सोच और इतनी प्रकार की प्राथमिक क्षमताएं व्यक्ति के अंदर में निकल करके आती हैं। तो प्राथमिक क्षमताएं उन्होंने इस तरह से व्याख्या करने का काम किया अलग अलग समय पे, 1961 में, 1967 में और 1988 में। तो ये था हमारा बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। मैंने आपको एक टेबल पर ही लिख करके समझाया है। आप चाहो इसका स्नैप ले लो और ये कर सकते हो। एक एक मैंने शुरू शुरू में इतना बताया, फिर मैंने आपको इस संक्रिया के बारे में बताया, मैंने एक यहाँ पे मॉडल बताया, आप इसको अलग अलग तरीकों से ले सकते हो, इसको एक ले सकते हो आप, फिर उसके बाद आप एक इसको ले सकते हो, एक ये हो गया, ये हो गया एक, और इसको आप ले सकते हो 2, इसको आप ले सकते हो 3, और इसको ले सकते हो आप 4। और मैंने आपको इसलिए एक ही जगह रखा हुआ है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। एक ही जगह पे मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मैं सब कुछ जब बताऊं तो एक ही जगह पे आपको दिख जाए। इसका रिलेशन जेपी गिलफोर्ड जी का रिलेशन, एसआई मॉडल का रिलेशन, त्रिआयामी सिद्धांत का रिलेशन, ये तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम से अलग अलग जगहों पे आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और वहीं ये सबसे याद रखना है कि इसमें 3 विमाओं का वर्णन होता है। 3 विमाओं के नाम क्या क्या है, तो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये, और इन तीनों को मानसिक योग्यता भी कहते हैं। इन तीनों में क्या क्या आता है, तो ये विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, ये अक्सर ये नहीं पूछा था, अगर कहीं पूछे तभी भी याद रखे रहिएगा। यहाँ पे संक्रिया में क्या आता है, तो संज्ञान आता है, मेमोरी रिटेंशन आता है, मेमोरी रिकॉर्डिंग आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और मूल्यांकन आता है, इवोल्यूशन। और उत्पाद में क्या होता है, यूनिट, क्लास, रिटेंशन सिस्टम, रिलेशन सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन, ये आते हैं उत्पाद में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ साथ में वो 3 बीमाएं कैसी होती है, तो 3 बीमाएं जो है वह एक इसमें ठोस पदार्थ के रूप में जो दिखाई पड़ती हैं। अब ये एक वस्तु के रूप में दिखाई पड़ती है, तो उसके 3 बीमा, 3 जो है अलग अलग लेयर है, उसके तीनों लेयर को आप समझ सकते हैं। अब उसके आधार पे इन्होंने वह प्राथमिक क्षमताएं बताई 1961 में, 1967 में और 1988 में। 1961 में उन्होंने बताया 120 प्राथमिक क्षमताएं, और 1967 में उन्होंने बताया 150 प्राथमिक क्षमताएं, और 1988 में बताया उन्होंने 180 प्राथमिक क्षमताएं। अब जब 1961 में उन्होंने बताया, तो 1961 में से यह विषय वस्तु के 4 ही पॉइंट थे, विषय वस्तु के 4 ही पॉइंट थे, उसमें अर्थगत भाषागत जो क्षमता थी वह नहीं थी। जब उन्होंने दूसरी बार 1967 में लिया, तो ये ले लिया, उसमें ये वाले नहीं थे, स्मृति प्रतिधारण नहीं था। जब उन्होंने लिया 1988 में, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी दिखाई पड़ी 5, 6 और 6 के रूप में। तो ये था क्या, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। चलिए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत हो गया। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अगर हो गया हो तो आगे चले, अगर इसी यहाँ से किसी कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकता है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकता है।
यहां तक अगर किसी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे, अदरवाइज हम इसको रफ करें, मिटाएं। मेमोरी रिटेंशन, सिमेंटिक, बिहेवियरल। हाँ, ये बता दीजिए, मेमोरी रिटेंशन, सिमेंटिक और बिहेवियरल। मेमोरी रिटेंशन के बारे में बताना है ये वाला, और सिमेंटिक के बारे में बताना है, और बिहेवियरल बताना है, ये बताना है आपको। अच्छा चलिए बता देते हैं। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब था अर्थ लगाना, अर्थ लगाना। अर्थ लगाने की बात कर सकते हैं। मैंने सिमेंटिक में, मैं जब आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा था, मैंने उस टाइम पे लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ था। लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ था कि जैसे जैसे यहाँ पे मैं ये मिटा दूं क्या, कहीं एक जगह मिटा दूं तो आपको समझेगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं, तो मिटा के बताऊं, ये तीनों शब्द बता देता हूं आपको। जरा मैसेज करिए तो मैं मिटा दूं इसको। ओके चलिए, तो हम मिटा देते हैं इसको, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ये यही मैं रखता हूं, ये इसको मिटा देता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ था जब मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा था, तो लैंग्वेज मैंने कहा हुआ था कि जैसे आप खाना खाने बैठे, या खाना खाने बैठे, तो खाना खाने के लिए कहीं भी खाना खाने के लिए बैठे, मान लीजिए होटल में गए या अपने घर में ही खाना खाने बैठे, तो खाना खाने बैठे तो दो डिब्बे आपको दिखाई पड़े, दो डिब्बे दिखाई पड़े, ऐसे दो डिब्बे, दो डिब्बे, छोटे छोटे डिब्बे या बड़े वाले डिब्बे, दो डिब्बे, दो डिब्बे। इसमें भी कोई सफेद प्रकार का पदार्थ है, इसमें भी कोई सफेद प्रकार का पदार्थ है, और इसमें भी कोई सफेद प्रकार का पदार्थ है, सफेद पदार्थ प्रकार का पदार्थ है। और आपको आपको जो है, आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त आपको लगा कि दाल में नमक थोड़ा सा कम है, दाल में नमक थोड़ा सा कम है। अब दाल में नमक कम है तो आपने आपने किसी बच्चे को बोला कि भाई भाई जा जरा नमक लेके आ, तो नमक अब उसको समझा नहीं, बच्चे को नमक नहीं समझा। उसने क्या किया, ये दोनों वस्तुएं, दोनों में सफेद, उसको नमक का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि नमक सफेद होता है, अभी तक उसको पता है कि नमक सफेद होता है। तो वह क्या किया, ये दोनों चीजें लेके आया, उसको भी भूख लगी, वो भी आपके साथ में बैठकर खा रहा है, तो वो नमक जाकर के तुरंत लेके आया, दोनों डिब्बी ला करके रख दिया। अब यहाँ पे एक में नमक है और एक में जो है वो शक्कर है, एक में नमक है और दूसरे में चीनी है, एक में नमक और दूसरे में चीनी है। इस नमक और चीनी के बीच अंतर पता करना, ये नमक और चीनी के बीच में अंतर पता करना, यही क्या है, यह हुआ क्या, यह होगा सिमेंटिसिटी, इसको कहते हैं अर्थ, जिसको कहते हैं अर्थ। यानी एक 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 शब्द का, ये तो अभी प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष वस्तु है, ये प्रत्यक्ष वस्तु, इस प्रत्यक्ष वस्तु के बीच में, इस प्रत्यक्ष वस्तु के बीच में जब हम अंतर करते हैं तो इसको कहते हैं सिमेंटिसिटी। एक हो गया ये। वही दूसरी बात है भाषा, भाषा के रूप में भी आती है। देखते हैं आप, दो दो वस्तुएं समान होती है, दो जो है वह समान होती है, समान होती है, अक्सर अक्सर बहुत सारी चीजें वो समान होती है। जैसे जैसे कोई एग्जांपल बताइए आप, दो दो समान, कोई भी, कोई भी दो समान, मान लीजिए हम कोई भी एक ऐसे जस्ट जस्ट ले लेते हैं, एक लिखा हुआ है सूर्य और दूसरा लिखा हुआ सूर्य। मान लीजिए कोई ऐसी, इन्हीं दोनों का अलग अलग है। चले मेरे को एक और आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ कनक, यहाँ पे भी लिखा हुआ कनक और यहाँ पे भी लिखा हुआ कनक। अब कनक कनक का दोनों का जो है अर्थ अलग अलग है, दोनों एक जैसी दिख रहे हैं, दोनों एक जैसी दिख रहे हैं, ये भी कनक है और ये भी कनक है। एक कनक का नाम, एक कनक को कहेंगे क्या, एक कनक को कहेंगे धतूरा और एक कनक को कहेंगे सोना। एक कनक को कहेंगे धतूरा और दूसरे कनक को कहेंगे सोना। अब इस कनक का भी अर्थ निकालना और इस कनक का भी अर्थ निकालना, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं सिमेंटिक, उसी को कहते हैं सिमेंटिक। यानी उस शब्द का अर्थ उस सिचुएशन में निकालना, उस सिचुएशन में निकालना जिसको क्या कहा जा रहा है, उसी को कहते हैं सिमेंटिसिटी, भाषागत। जैसे मैंने कहा कि एक एक चीज यहाँ पे है, यहाँ क्या खाना है, इसमें क्या रखा हुआ है, इसका अर्थ बताना पर्टिकुलर, कि ये सफेद वस्तु है तो सफेद वस्तु को क्या कहेंगे, सफेद वस्तु को कहेंगे शक्कर, इस वाली सफेद वस्तु को कहेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे नमक, और इसको कहेंगे शक्कर, और इसको कहेंगे नमक। ये दोनों चीजें जो है हमको वहां पे सिमेंटिसिटी आती है। ये हो गया एक एग्जांपल। फिर आपने दूसरा वाला पूछा था मेरे से कि मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो कि आपके माइंड से निकल जाएंगी। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें मैंने एक जगह क्यों रखी, क्योंकि जब ये सारी चीजें एक जगह रहेंगी तो आप क्या करोगे, आपके मस्तिष्क में वो छाप बन जाएगी कि सर ने एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताया हुआ था, जो यहाँ रखा हुआ था उसमें उन्होंने 120, 150 और 180 बताया हुआ था। यहाँ पे उन्होंने कुछ तो 3 प्रकार का डायग्राम बनाया हुआ था, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ था और यहाँ पे कुछ बनाया हुआ था। 3 डायग्राम आपके मस्तिष्क में विजुलाइज हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में विजुलाइज हो जाएगा, और विजुलाइज होकर के आप उसको शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में रख पाओगे, यानी रिटेंशन कर पाओगे, उसको धारण कर पाओगे। वहीं अगर खाली मैं बोल दूं, मैं आपको दिखाऊं नहीं, खाली मैं बोल दूं, तो आप
उतना रिटेंशन नहीं कर पाओगे। रिटेंशन मतलब होता है कि धारण करना, उसको ग्रहण करना। ग्रहण करना खाली एक जब हम सरफेस बोल देते हैं तो चीजें ग्रहण नहीं होती हैं। हम उस प्रैक्टिस नहीं करते तो ग्रहण नहीं होती है। वो कुछ समय के लिए होती है, वो कुछ समय के लिए होती है। वो खाली हम मतलब अगर हम रिकॉर्ड कर लें, खाली उसको रख लें तो रखेंगे, रख तो सकते हैं, वहां तक आएगी, बट उसको हम धारण नहीं कर सकते हैं। धारण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करना क्या कहलाता है? वह धारण कहलाता है। तो धारण कैसे करेंगे? जैसे आप क्या करते हो, पढ़ते रहते हो, थोड़ी देर पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, थोड़ी देर सो जाते हो, 5 मिनट करके सो जाते हो। सो जाते हो तो उस सारी चीजों को स्टोर कर लेते हो, धारण कर लेते हो। तो धारण करना ताकि आप अगले समय में कभी भी उसका यूज कर सको, उसे कहते हैं मेमोरी का रिटेंशन। वहीं आगे बात करते हैं बिहेवियरल। बिहेवियरल मतलब क्या कि समाज में सबके साथ में जब हम मिल करके काम कर रहे हैं तो कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है, कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है, किस बात पे इनको कौन सा रिएक्ट करना है, कौन सा कहना है, हमने पहले वहां से समाज से देखा, समाज से देख करके अपने अंदर रखा और रखने के बाद फिर हम वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम कुछ चीजें समाज से भी दिख रहे हैं, व्यवहार से भी सीख रहे हैं, व्यवहार से भी सीख रहे हैं, वातावरण से सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं, संस्कृति से सीख रहे हैं। वह सारा कुछ हम अपने अंदर में धारण कर रहे हैं। धारण करने के बाद हम उसको अलग अलग संक्रिया में और अलग अलग उत्पाद में उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ये जो है ये व्यवहार भी होता है। होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में होगा कि सिमेंटिसिटी क्या होती है, व्यवहार क्या होता है, और जो है वो मेमोरी रिटेंशन क्या होता है। मैसेज करिएगा अगर आ गया हो तो, नहीं आया हो तो हम दूसरे तरीके से बताएं आपको। चलिए, तो ये जो है आपने हमने अभी गिलफर्ड को पढ़ा, गिलफर्ड का एसआई मॉडल। अब हम यहां से चलेंगे आगे, आगे की बात करेंगे। आगे हम यहां से बढ़ेंगे जो है वो प्रतिदर्श मॉडल की तरफ। प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत आता नहीं है एग्जाम में, बट है तो आपको बता देता हूं। अब कब पूछ दे ये पता नहीं भाई, हम कह दे अभी तक तो नहीं आया है, बट अब वो पूछ दे ये हम कह नहीं सकते हैं। अभी तक तो किसी एग्जाम में प्रतिदर्श मॉडल के बारे में पूछा नहीं है, बट पूछ दे ये कौन सा है। पूछता क्या है जिसका यूज ज्यादा होता है, इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद की जो थियरी है, मैं प्रतिदर्श के बाद की जो थियरी पढ़ाऊंगा उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। थियरी में अक्सर दो थियरी ज्यादा पूछी जाती है और दोनों थियरी कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों थियरी में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, दोनों थियरी में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसलिए ये दोनों थियरियां ज्यादा पूछी जाती है। एक बहुबुद्धि और एक जो है ये वाली बुद्धि, ये दोनों बुद्धियां ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इनमें से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो अक्सर हमको इसी पर ज्यादा फोकस करना होता है और आपने देखा भी होगा इसी पर ज्यादा फोकस करके लोग पढ़ाते भी हैं। तो चलिए, तो हम प्रतिदर्श मॉडल को समझ लेते हैं, बस समझ करके आगे बढ़ेंगे। अब हमको पढ़ना है यहां से प्रतिदर्श मॉडल। प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, इसको पूरा कर लीजिएगा। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, हम इसी को लिख लेते हैं अधूरा ना रहे। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। चलिए, तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वह थॉमसन ने दिया है। इसको इसका देने का काम जो है वो थॉमसन जी ने दिया हुआ है। इसको प्रतिपादित थॉमसन ने किया। इसको जो है थॉमसन ने प्रतिपादित किया। थॉमसन के बुद्धि प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वह स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध है। जो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत जो था उसी का या उसी के विरोध में यह है। द्विकारक सिद्धांत के विरोध में है, ये विरोध में। द्विकारक सिद्धांत क्या थे? तो एक था एस मॉडल, एक एस था और एक जी था। एक एस था, एक एस था जो स्पेसिफिक था और जो जी था वो जनरल था। जनरल के आधार पर जनरल जन्मजात होता था और जो एस जो था वह एक्वायर्ड होता था। एक एस फैक्टर था और एक जी फैक्टर था। एस और जी फैक्टर यानी ये दोनों फैक्टर जो है वो काम करते थे कैसे? या इनको साथ में मिलकर के, फिर ये यहाँ पे भी एस था, यहाँ पे भी एस था, यहाँ पे भी एस था, या जी के आधार पे जो है एस फैक्टर अक्सर निकल ले लगते थे। तो यह स्पीयरमैन का था। स्पीयरमैन के इसी को उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको रिजेक्ट करके उन्होंने अपना सिद्धांत बताया। इन्होंने इस वाले सिद्धांत को रिजेक्ट करके अपना सिद्धांत बताया। वह क्या कहते हैं? उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति का व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार है, जो व्यक्ति की बुद्धि है,
वह व्यक्ति की बुद्धि अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। व्यक्ति की बुद्धि अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करती है। अब उसके आगे और ये जोड़ते हैं परंतु, करती है परंतु। परंतु कहते हैं कि स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र भी सीमित होता है, उसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। जो स्वतंत्र योग्यताएं होती है, परंतु स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि यदि कोई एक बुद्धि, यदि कोई भी एक से बुद्धि परीक्षण भरवाया जाए, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि मान लीजिए, अब इसको ये कहते हैं, इसी वाले को रिजेक्ट करते हैं या एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, इससे कोई एक बुद्धि परीक्षण भरवाया जाए। मान लीजिए हमने इसको कहा कि चलो ये वाला बुद्धि परीक्षण भरो, बुद्धि परीक्षण, इसको कहा गया कि एक बुद्धि परीक्षण भरो। तो इसने क्या किया, यह बुद्धि परीक्षण तो भर दिया, यह बुद्धि परीक्षण भर दिया। इससे जो है वह इसकी एक क्षमता सामने आई, इसने ये बुद्धि परीक्षण कर दिया, इसके आधार पे इसका एक रिजल्ट आया, इसके आधार पे एक रिजल्ट आया, यानी एक योग्यता इसकी निकल करके आई, योग्यता निकल आई। इसने किया या नहीं किया, योग्यता निकल आई, इसकी एक योग्यता निकल आई, इसने किया या नहीं किया, वह योग्यता इसकी निकल करके आ गई। यानी क्या, ये व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति है, इसने एक बुद्धि परीक्षण किया, बुद्धि परीक्षण भरा, और भरने पर इसकी एक योग्यता जो है वो सामने निकल करके आई, एक जो है मॉडल, एक विशिष्ट प्रतिदर्श इसके अंदर से निकल के आया। ये क्या, एक विशिष्ट प्रतिदर्श मतलब क्या, एक जो है एक मॉडल, एक क्षमता इसके अंदर से निकल के आई, एक योग्यता या प्रतिदर्श, प्रतिदर्श निकल कर आया। अब वही कह रहा है कि वही अगर यदि वही परीक्षण दूसरे से, मतलब वही दूसरे से भरवाया जाए, या इसी व्यक्ति से दूसरा कोई परीक्षण भरवाया जाए, इसी व्यक्ति से कोई दूसरा परीक्षण भरवाया जाए, दूसरा परीक्षण भरवाया जाए, तो हो सकता है कि यह वाला प्रतिदर्श यह इसके अंदर में ना आए, यह प्रतिदर्श ना आए, यह प्रतिदर्श उसके अंदर में ना आए, या उससे थोड़ा भिन्न हो जाए। यानी यह इसने भरा एक प्रतिदर्श, एक ही व्यक्ति ने एक प्रतिदर्श भरा, इसमें उसकी बुद्धि निकल कर ये प्रतिदर्श इसके अंदर में निकल गया। वहीं हो सकता है कि दूसरा जो प्रतिदर्श भरा जाए तो उसमें वो प्रतिदर्श उभर करके ना आए, या वह ना आए, तो ना आए, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि चारों तरफ जो है वह गुण निकल के आ सकता है। जो जनरल कारक है, जो जनरल फैक्टर है, वो जनरल फैक्टर के आधार पर स्पेसिफिक फैक्टर निकल करके आएगा ही, या नहीं हो सकता है, वो उसमें डिफरेंस हो सकता है, भिन्नता आ सकती है। तो भिन्नता आ सकती है, तो इन्होंने यही एक्सप्लेन करने का काम किया कि एक व्यक्ति एक टेस्ट को कर सकता है, तो हो सकता है दूसरे टेस्ट में उसकी कॉम्पिटेंसी ना आए, वो डिफर हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर में अनेक प्रकार की योग्यताएं, स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं, स्वतंत्र योग्यताएं हो सकती हैं, कि हो सकता है कि वह इस काम को तो कर सके, दूसरा ना काम कर सके, बट तीसरा काम वह जरूर कर सकता है, तीसरा काम कर सकता है। पहला वाला किया, दूसरा वाला नहीं कर सकता, बट तीसरा वाला कर सकता है, हो सकता है, या तीसरा वाला भी कर सकता है, दूसरा वाला भी कर सकता है, या पहले वाले जैसा वह दूसरा नहीं कर सकता और तीसरा नहीं कर सकता है। ऐसे अलग अलग स्वतंत्र क्षमताएं व्यक्ति के अंदर में निकल करके आती है, जिसको कि और एक्सप्लेन करने का काम, अभी हमने जो पीछे पढ़ा गिलफोर्ड जी ने उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि वह कौन कौन सी विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, विशिष्ट प्रतिदर्श का क्या क्या होते हैं। जो इन्होंने कहा कि अलग अलग प्रतिदर्श होते हैं, अलग अलग प्रतिदर्श में निकल करके आते हैं, तो उसको और एक्सप्लेन करने का काम किसने किया, वो जो है इन्होंने गिलफोर्ड जी ने किया। अब गिलफोर्ड जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, उसको और ज्यादा जो है एक्सप्लेन करने का काम अब आगे का जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, बहुबुद्धि उसमें और एक्सप्लेन किया। इसमें से ये थॉमसन के जो प्रतिदर्श मॉडल था, इसके आधार पे इसको और एक्सप्लेन करने का काम जो है गिलफोर्ड ने किया, और गिलफोर्ड को और एक्सप्लेन करने का काम जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस में किया गया। चलिए हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं।
इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, खाली इन्होंने इसका विरोध करके इन्होंने बताया कि बच्चे अलग अलग जो है व्यक्ति अलग अलग जवाब में अलग अलग रूप में दे सकते हैं, ये उन्होंने एक्सप्लेन करने का काम किया। वो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बुद्धि परीक्षण अगर हम किसी से भरवाते हैं तो दूसरा बुद्धि परीक्षण हो सकता है कि वो उसमें उतना कॉम्पिटिशन ना हो, भिन्न हो सकता है, तो भिन्नता का इन्होंने बताया, ये एक्सप्लेन करने का काम उन्होंने किया। बस इतनी बातें जाननी, ये हमारे एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंप्लाई नहीं होती है, तो नहीं होती है तो इस पे इसलिए प्रश्न कम आते हैं। बस इतना कोई पूछ सकता है कि प्रतिदर्श मॉडल किसने दिया है, हमसे नहीं दिया है। अब इसका इम्प्लीकेशन वो नहीं आता, नहीं पूछा जाता, बट आप इतना याद करके रहिएगा, ये समझाया मैंने जो समझाया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं बहुबुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस। चलिए तो गार्डनर को पढ़ लेते हैं हम। बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा सिद्धांत, बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा, बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा सिद्धांत। पहले थोड़ा सा इनको पढ़ लेंगे और एक ही लाइन में, एक ही चैप्टर में, एक ही बात में हम सब पूरा समझ लेंगे, एक टेबल में हम इनकी पूरी कहानी समझ लेंगे, जो बहुत ज्यादा खींच करके नहीं लिख जाएंगे। चलिए पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये है कौन, ये क्या है। तो इन्होंने ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत है, और सिद्धांत किसने दिया, तो सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया। हार्वर्ड गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया, 1983 में दिया, और यह अभी भी जीवित है, जीवित है। अक्सर हम जो है जीवित लोगों के थियरियां नहीं पढ़ते हैं, बट इनकी थियरी बहुत फेमस है, इसलिए पढ़ना हो रहा है, और इनका सिद्धांत भी हमारे सिद्धांत, हमारे लोगों में और हमारे बच्चों के लिए लागू होता है, ये चीजें इसलिए हम इनको पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हार्वर्ड गार्डनर जी ने 1983 में इसका सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में यह कहते हैं कि बुद्धि का एक तत्व नहीं है। यहाँ पे कहते हैं यह एक तत्व कोई नहीं, यानी खाली एस फैक्टर या जी फैक्टर नहीं है, यहाँ पे बुद्धि के बहुत सारे तत्व हैं। और उन्होंने, अभी हमने पीछे पढ़ा, उन्होंने 3 तत्व बताए थे, उन्होंने 3 तत्व बताए थे। 3 तत्व क्या बताया था कि उन्होंने एक कहा था कंटेंट, और दूसरे को कहा था, एक को कहा था उन्होंने कंटेंट, और दूसरे को उन्होंने कहा था क्या, दूसरे को क्या कहा था उन्होंने, प्रोडक्ट, और तीसरे को उन्होंने कहा था, तीसरे को क्या कहा था उन्होंने, हाँ, तीसरे को उन्होंने कहा था संक्रिया। एक एक ऑपरेशन, एक है कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट उन्होंने 3 बताया था, जबकि यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे एक नहीं, 2 नहीं, यहाँ एक से अधिक है, अधिक है, तो अधिक के बारे में चर्चा करेंगे क्या है। चलिए चर्चा करते हैं आगे। तो यहाँ पे एक से अधिक तत्व जो है, एक तत्व नहीं, एक से अधिक तत्व है, ये मानते हैं, इनका मानना है, इनका मानना है एक तत्व नहीं, एक से अधिक तत्व, एक से अधिक तत्व, एक नहीं, एक से अधिक तत्व जो है वो अलग अलग रूपों में बुद्धि का विकास करते हैं और बुद्धि के अस्तित्व में आते हैं। अब ये बात करते हैं कि अब सारे तत्व, प्रत्येक तत्व जो है वह एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र रह करके काम करते हैं, सभी तत्व जो है एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र रह करके काम करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था, ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इनके अनुसार क्या जो है वह स्वतंत्र होकर के, सारे तत्व स्वतंत्र होकर के काम करते हैं या मिश्रित होकर के काम करते हैं, तो ये प्रश्न कभी आता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे जो तत्व हैं वह स्वतंत्र होकर के काम करते हैं, सभी तत्व स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अब एक नहीं है, वह सारे तत्व अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी समस्या का समाधान करते हैं, और वह अंतःक्रिया करके एक दूसरे के साथ में कार्य भी करते हैं। यानी वह स्वतंत्र तो होते हैं, बट वह कभी कभी एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करके भी अपना अपना कार्य करते रहते हैं। इसमें उन्होंने 9 प्रकार की जो प्रतिभाएं उन्होंने बताई, इन्होंने 9 प्रकार की प्रतिभाएं, 9 नहीं 8 प्रतिभाएं इन्होंने बताई। कहीं कहीं 7 है, कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है। चलिए हम देखते हैं
कि अब इसमें ये जो गार्डनर की जो थियरी है, गार्डनर की थियरी फ्रेम ऑफ द माइंड, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने 8 क्षेत्र जो जोड़े। पहले शुरू में तो उन्होंने 7 बताए थे, शुरू में इन्होंने 7 एरिया बताए, 7 क्षेत्र बताए शुरू में, पहले शुरू में 7 क्षेत्र बताए, 7 क्षेत्र बताया। उसके बाद जब इन्होंने अपनी अगली वाली एक पुस्तक बनाई, अगली वाली पुस्तक 1983 में जब उसके बाद एक और जो पुस्तक उन्होंने छापी, उस पुस्तक में इन्होंने बताया कि द फ्रेम ऑफ द माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने जो है 8 क्षेत्र बताए, 8 क्षेत्र बताए। पर जब और आगे बताया और आगे गए तो इन्होंने 1999 में इन्होंने थोड़ा और संशोधित किया, 1999 में इसी को संशोधित किया और 9 बुद्धि, 9 जो है 9 तत्व बताए उन्होंने, 9 तत्व, यानी इसी में 9 तत्व, यानी एक तत्व और जोड़ दिया, 9वें तत्व को जोड़ दिया। वह 9वां तत्व क्या था? तो 9वां तत्व था नैतिक बुद्धि, 9वां तत्व था नैतिक बुद्धि। यानी अगर कहीं आपको मिले खाली 7 ही तत्व हैं तो 7 तत्व हैं, ठीक है, 7 तत्व वो ठीक है। पहली बार में जब शुरू में बताया गया तो 7 तत्व बताए गए, उसके बाद जब तत्व बताया गया था तो उसके बाद 8 तत्व बताए गए। 8 तत्व कहां बताया गया? तो 8 तत्व का पुस्तक जो बताइएगा, द फ्रेम ऑफ द माइंड, द थियरी ऑफ द इंटेलिजेंस, इसमें बताया गया था। उसके बाद 1999 में संशोधन करके उसमें 9 तत्व बताए गए थे। ये याद रखिएगा, 7 क्षेत्र, 8 क्षेत्र और 9 क्षेत्र। तो 9 क्षेत्र अभी हाल में सभी को 9 क्षेत्र पढ़ने होते हैं और 9 क्षेत्र जानने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि 120 जो प्राथमिक योग्यता, 120 प्राथमिक योग्यता, 150 प्राथमिक योग्यता और 180 प्राथमिक योग्यता, 120, 150, 180 प्राथमिक योग्यता अलग अलग रूप में बताई गई थी। वैसे यहाँ पे भी 7 क्षेत्र, 8 क्षेत्र और 9 क्षेत्र, ये अलग अलग क्षेत्र जो है वो बताए गए। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं और वह बुद्धि जो है किस तरह में काम करती है। क्षेत्रों को समझेंगे और बुद्धि के प्रकार को समझेंगे और इसमें क्या क्या विकास होता है, कैसे कैसे बच्चे निकल के आते हैं और हमें ये पढ़ना क्यों है, हमको ये पढ़ना क्यों है, उसको समझ लेते हैं। चलिए तो एक टेबल ले लेते हैं, टेबल में ही चर्चा करते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं बुद्धि का प्रकार, बुद्धि का प्रकार, बुद्धि का प्रकार। दूसरे में बात करते हैं क्या लक्षण, क्या लक्षण दिखते हैं उसमें और उससे क्या विकल्प मिलता है और क्या प्रोफेशन निकल के आता है, मतलब क्या विकल्प और क्या प्रोफेशन बनता है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले जो 7 है, 7 की चर्चा कर लेंगे। पहले 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पहले 7 की बात करेंगे, फिर 8 और 9 की बात करेंगे। पहले 7वें की बात कर लेते हैं। 7 जो है जितने हैं पहले उनको एक एक चर्चा करते हैं। पहला लेते हैं। पहला को कहा गया जो है वो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। पहले को कहा गया लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, भाषाई मौखिक बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि। यह उन्होंने जो गार्डनर जी ने है उन्होंने पहला वाला जो बताया तत्व, वो पहला तत्व बताया कि व्यक्ति के अंदर में ये पहला तत्व पाया जाता है कि भाषाई मौखिक बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि। भाषाई मौखिक बुद्धि को कहते हैं क्या? लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। अब इसका फुल फॉर्म कर लीजिएगा। अब इसमें विकास क्या होता है, लक्षण क्या दिखते हैं? तो लक्षण दिखते हैं जैसे भाषाई मौखिक बुद्धि दिख रही है तो भाषा, बच्चे को, व्यक्ति को वर्बल और भाषा के रूप में बच्चे को ज्ञान होता है, लिखना पढ़ना जो है व्यक्ति को ज्ञान होता है, उसके अंदर में उसकी समझ होती है, यानी वो उसमें प्रखर होता है। वो प्रखर किसमें होता है? तो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, समझने में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, समझने में, बहस करने में, समझाने में,
इन सब चीजों में जो है वह क्या होता है, वह प्रखर होता है। तो लिखने, पढ़ने, बहस करने और समझाने में, यहाँ पे देख सकते हैं। तो लिखने में, पढ़ने में, बहस करने में और समझाने में, इसको क्या है, इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब इसी के आधार पे व्यक्ति जो है वो आगे एक अच्छा प्रोडक्ट बन के आता है। इसी से एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है। तो वह क्या होता है, वह जो विकल्प उसके लिए क्या मिलता है, तो विकल्प मिलता है क्या, कि वह लेखक बन सकता है। अगर लिखना आता है तो क्या बनेगा, लेखक बन सकता है। लेखक बन सकता है, वह लेखक बन सकता है। वह पत्रकार, वकील बन सकता है। पत्रकार बन सकता है, वकील बन सकता है, यानी बहस करेगा तो वकील बन जाएगा। और क्या बन सकता है, वह नेता और शिक्षक बन सकता है। नेता और शिक्षक बन सकता है, यानी यह जो है उसके पास ऑप्शंस है। इस इंटेलिजेंस के आधार पे जिस व्यक्ति के पास भाषाई मौखिक बुद्धि है, जिस व्यक्ति के पास भाषाई मौखिक व्यक्ति है बुद्धि है, वह जो है वह लिखने, पढ़ने, बहस करने, समझाने में वह उसके अंदर में क्षमता आ सकती है और वह लेखक, पत्रकार, वकील और नेता, शिक्षक यह बन सकता है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर में बस एक ही इंटेलिजेंस नहीं होता है। गवर्नर जी ने बताया कि एक ही इंटेलिजेंस नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं और उसी एक विशेष योग्यता के आधार पर व्यक्ति अपना प्रोफेशन, कैरियर चुनता है। तो चलिए, ये हो गया भाषाई मौखिक बुद्धि। अब आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि जो कहते हैं क्या, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, LMI, इसको भी शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख देता हूं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस वाले में बच्चा मतलब क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उत्कृष्ट समस्याओं का समाधान निकालने में, उत्कृष्ट समस्याओं का समाधान निकालने में, सुलझाने में, उत्कृष्ट समस्याओं का समाधान निकालने में, सुलझाने में, तर्क करने में, अमूर्त चिंतन करने में, अमूर्त चिंतन करने में, यह सब जो है उसके अंदर में आता है। जहां पे जिसके तार्किक गणितीय क्षमता आती है, तो तार्किक गणितीय क्षमता से जो है ये सब बच्चे के अंदर में उभर के आता है क्या, कि वह उत्पन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है, वह तर्क कर सकता है, वह विश्लेषण कर सकता है, वह सुलझा सकता है, वह अमूर्त विचार कर सकता है। तो ये सब होता है। अब यहाँ पे अगर गणित है तो क्या बन सकता है व्यक्ति, अगर किसी के पास तार्किक गणितीय बुद्धि है तो क्या बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वह डॉक्टर बन सकता है, वह जो है वह वैज्ञानिक बन सकता है। ये सब चीजें उसमें बन सकती है। तो यहाँ बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति है वह वैज्ञानिक बन सकता है, वैज्ञानिक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, पायलट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, गणितज्ञ, कंप्यूटर प्रोग्रामर, गणितज्ञ, यह बन सकता है। कैसे बनेगा, तो ये वाली क्षमता के आधार पे, तार्किक गणितीय बुद्धि अगर है तो तार्किक गणितीय बुद्धि के आधार पे उसके अंदर में उत्कृष्ट समस्याओं का समाधान वो निकाल पाएगा, तर्क निकाल पाएगा। तो इसके आधार पे वैज्ञानिक, इंजीनियर, पायलट, कंप्यूटर प्रोग्रामर और गणितज्ञ के आधार यह बन सकता है। वहीं अगला वाला जो इन्होंने समझाया था, अगली वाली बारे में बात करी थी, शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि। शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि, जिसको इन्होंने कहा था बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि, शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि। शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि को उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि काइनेस्थेटिकल इन्होंने कहा था बॉडीली काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस, बी किया, बॉडीली काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है वो अपने शरीर का समन्वय कर सकता है, शारीरिक समन्वय कर सकता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन कर सकता है, और जो शरीर से संबंधित मूवमेंट, गतिविधि, शारीरिक गतिविधि कर सकता है, शारीरिक गतिविधि अच्छी तरह से कर सकता है। तो इसमें क्या बन सकता है, वह शारीरिक गतिविधि, इससे संबंधित वह सारी बातें बन सकता है। तो क्या बन सकता है, यहाँ पे वह अभिनेता बन सकता है। यहाँ से वह क्या अच्छा बन सकता है, यहाँ बनने के लिए अभिनेता,
अभिनेता, नर्तकी या नर्तक, नर्तकी या नर्तक, निर्माता, निर्माता और खिलाड़ी। खिलाड़ी जो है ये बन सकते हैं, अभिनेता, नर्तकी, निर्माता, खिलाड़ी, ये सब जो है वह बन सकता है। अब वही अगली वाली जो बुद्धि बताया उन्होंने, गार्डनर जी ने अगली वाली बुद्धि को बताया संगीत बुद्धि। अगली वाली बुद्धि को बताया उन्होंने संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि को बताया, तो संगीत बुद्धि में क्या उन्होंने कहा, संगीत बुद्धि में, संगीत बुद्धि के लिए कहा उन्होंने, उसमें लक्षण क्या दिखेंगे, तो व्यक्ति जो है गाने और धुन को याद रखने में, गाने और धुनों को याद रखने में, धुनों को याद रखना, जो संगीत वाद्य है, जो संगीत वाद्य यंत्र है, यानी वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रों को बजाने में, वाद्य यंत्रों को बजाने की क्षमता, वाद्य यंत्रों को बजाने की भी क्षमता जो है इसमें देखी जाती है। वाद्य यंत्रों को बजाने की क्षमता, यहाँ पे संगीत वाद्य यंत्र जो बजा सकता है, ऐसे इसके अंदर में संगीत बुद्धि वाले जिनके अंदर में लक्षण होते हैं, बुद्धि होती है, वो ये सब कर सकते हैं। अब ये क्या बन सकते हैं, तो ये अब ऑब्वियसली क्या बन सकते हैं, तो गीतकार बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, गीतकार, संगीतकार, गीतकार, संगीतकार, गायक, गायक, शिक्षक, संगीत शिक्षक, गायक और संगीत शिक्षक, संगीत शिक्षक बन सकते हैं, गायक और संगीत शिक्षक बन सकते हैं। अब अगला चलते हैं, अगली बात करते हैं दृश्य स्थानिक बुद्धि। दृश्य स्थानिक बुद्धि जो है वह क्या होती है, तो कहते हैं उसको स्पेशियल इंटेलिजेंस, उसके कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। दृश्य स्थानिक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि क्या होती है, इसको कहते हैं स्पेशियल, स्पेशियल इंटेलिजेंस। चलिए स्पेशल इंटेलिजेंस हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है वह क्या कर सकता है व्यक्ति, तो पहेलियां लगाना, पैटर्न समझना और जो है नक्शे समझना, पहेलियां समझना, पहेलियां, नक्शे, पहेलियां, नक्शे, पैटर्न, इनको समझ सकता है, समझना। तो अब ये पहेलियां, पैटर्न, नक्शा अगर कोई समझता है तो क्या बन सकता है, अगर कोई व्यक्ति पहेलियां, पैटर्न अगर समझ रहा है तो क्या बन सकता है, तो इससे जो है वह कलाकार और वास्तुकार बन सकता है, कलाकार और वास्तुकार, कलाकार, वास्तुकार, कलाकार वास्तुकार बन सकता है। हालांकि ये जो सिद्धांत है इनका, जो ये गार्डनर का सिद्धांत है, गार्डनर का सिद्धांत बस इतना समझाने की वजह से माना जाता है, इस पर उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया है। यह प्रायोगिक, ये इनका गार्डनर जी का जो सिद्धांत है उन्होंने कोई किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया, बट इन्होंने सिद्धांत बताया। ये सिद्धांत इन्होंने इस तरह से बताया है, इन सिद्धांतों में लॉजिक है, इन सिद्धांतों में लॉजिक है, इसलिए सिद्धांत हमारे लिए, हमारे एजुकेशन में माना जाता है। अदरवाइज ये प्रयोग नहीं है, इन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया, बस सिद्धांत को इन्होंने बताया, समझाया हुआ है, लिखा हुआ है, तो समझाया हुआ है, लिखा हुआ है, इसलिए जो है ये समझ में आता है। कहाँ है, कहाँ की है सर ये, चले स्क्रेटन पेंसियावला यूएसए, अच्छा चले वहां पे लिख दिया गया। आगे चलते हैं, तो दृश्य स्थानिक बुद्धि हो गई। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अंतः वैयक्तिक बुद्धि लेते हैं, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है वो अशाब्दिक संचार में कुशल होता है, अशाब्दिक, अशाब्दिक संचार में, यानी अशाब्दिक कम्युनिकेशन करने में कुशल होता है, अशाब्दिक संचार में कुशल होता है। तो इसमें क्या बन सकता है व्यक्ति, इसमें जो है वह क्या बन सकता है, तो मनोवैज्ञानिक बन सकता है, राजनीतिक बन सकता है, परामर्शदाता बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, विक्रेता बन सकता है, यह सब बन सकता है। तो इसमें जो है वो मनोवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, परामर्शदाता, व्यापारी, परामर्शदाता,
व्यापारी, ये सब जो है बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, वह समझ सकता है, वह इंटरपर्सनल एक दूसरे के साथ में वह जो है बातचीत कर सकता है, तो यहाँ पे यह समझा सकता है और समझ सकता है। वही बात करते हैं इंट्रापर्सनल, अंतर वैयक्तिक। यहाँ एक अंतर वैयक्तिक हो गया, एक अंतर वैयक्तिक। अंतर वैयक्तिक जो अपने में बात करे, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अंतर वैयक्तिक बुद्धि जिसको कहते हैं क्या, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति आत्म जागरूक यानी अपने में बात करता है, आत्म जागरूक अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझता है, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझता है, आत्म जागरूक होता है, आत्म जागरूक अपनी कमजोरी एवं ताकत को समझता है, अपनी कमजोरी एवं ताकत को समझता है। अब यहाँ क्या बन सकता है व्यक्ति, यहाँ पे दार्शनिक बन सकता है, लेखक बन सकता है, विचारक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। यहाँ पे दार्शनिक बन सकता है, दार्शनिक, विचारक, लेखक, दार्शनिक, विचारक, लेखक जो है यह बन सकता है। वही बात करते हैं क्या, तो स्वाभाविक बुद्धि। अब अगली बात है स्वाभाविक बुद्धि यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो बाद में जोड़ा गया, जो बाद में, ये सात तो पहले से थे, सात पहले से थे। अब इसके बाद जो है वह आठवां और नौवां जोड़ा गया, तो आठवें नौवें की बात करते हैं, तो स्वाभाविक बुद्धि। आठवां जो बुद्धि इन्होंने जोड़ा वो बुद्धि थी क्या, स्वाभाविक बुद्धि। स्वाभाविक बुद्धि, स्वाभाविक बुद्धि को कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब नेचुरलिस्टिक लिंग्विस्टिक में क्या कहा गया, तो यहाँ पे इसका संबंध जो है प्रकृति के साथ में जोड़ा गया, यानी ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो प्रकृति के साथ में जुड़े हुए लोग, प्रकृति से संबंध, प्रकृति से संबंध जो लगाते हो वो इसमें कहे जाते हैं। तो यह इसको कौन कहेंगे, यह लोग ऐसे कहेंगे जो जीव विज्ञानी होंगे, जो जीव विज्ञानी होंगे, किसान होंगे, जीव विज्ञानी, किसान, जीव विज्ञानी, किसान, संरक्षणवादी, यह सब जो है वह लोग इस कैटेगरी में आते हैं। माली वगैरह भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब वही बात करते हैं, अगली बात दी नैतिक बुद्धि। नैतिक बुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि। नैतिक बुद्धि जो लास्ट वाली बुद्धि जो उन्होंने सबसे लास्ट में जोड़ा, जो सबसे लास्ट में उन्होंने जोड़ा वह थी नैतिक बुद्धि, जो 1999 में उन्होंने जोड़ा। नैतिक बुद्धि को ले लेते हैं, नैतिक बुद्धि जो 1999 में उन्होंने जोड़ा। नैतिक बुद्धि या अस्तित्ववादी, इसको कहा गया एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा गया इसको। अब इसमें क्या है, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चिंतन को समझने वाला, इस कोई व्यक्ति उसके व्यक्ति के चिंतन को समझने वाला, तो यह इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। व्यक्ति के चिंतन को समझने वाला, व्यक्ति के चिंतन को समझने वाला, ये जो समझने वाला है उसे कहा गया क्या, उसे जो है वो चिंतन, दार्शनिक और चिंतक कहा गया। दार्शनिक और चिंतक। तो ये थे बुद्धि के प्रकार। हार्वर्ड गार्डनर के पहले शुरू के जो है वो 7 चीजें इन्होंने बताई। शुरू के 7 चीजें जो है उन्होंने अपने पहले पुस्तक 1983 वाली के में पहले उन्होंने पुस्तक में पहले इतनी 7 चर्चाएं तो उन्होंने कर दी थी। 7 चर्चाएं करने के बाद एक आठवीं चर्चा जो उन्होंने अपने फ्रेम ऑफ द माइंड में उन्होंने जोड़ा। फ्रेम ऑफ द माइंड की पुस्तक में उन्होंने जोड़ा। ये पहले 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 में क्या थे, तो भाषाई मौखिक बुद्धि जो है वह लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, फिर तार्किक गणितीय बुद्धि जो है वह लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, फिर उन्होंने कहा कि जो है शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, फिर उन्होंने कहा संगीतक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फिर उन्होंने कहा कि दृश्य स्थानिक बुद्धि स्पेशियल इंटेलिजेंस, फिर उन्होंने कहा कि अंतर वैयक्तिक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, फिर अंतर वैयक्तिक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये इतने 7 जो उन्होंने पहले बताए। फिर उसके बाद 8वां वाला जो है उन्होंने 1983 में, 8वें वाले को उन्होंने 1983 में बाद में जो अपनी पुस्तक में बताया 1983 में, और इसको जो है उन्होंने 1999 में जोड़ा, 1999। और ये सभी भी जो है वो 1983 की घटनाएं हैं।
1983 के पहले ये सब थी और 1983 में इसको जोड़ दिया गया, यानी ये भी 1983 जोड़ी जाती है और इसको भी 1983 देखा जाता है। जब ये पुस्तक में छापा गया तो इसको पुस्तक का हवाला देंगे और ये जो है आगे जाकर के संशोधित बुद्धि को इसको बताएंगे। तो ऐसे जो है ये पूरी उन्होंने इंटेलिजेंस बताया, समझाया। एक चीज और इसमें समझना है कि इस वाले इंटेलिजेंस में ये वाली बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इस बहुबुद्धि के सिद्धांत में यह बताया गया कि ये इंटेलिजेंस अलग अलग रूपों को समझाती है कि व्यक्ति अपना बच्चा व्यक्ति जो है उसका पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कैसे बनता है और उसकी बुद्धि कैसे बनती है। तो बुद्धि इन इन रूपों में बनती है। ऐसे उन्होंने चीजें बताई कि भाषाई मौखिक बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है। इन जो 9 बुद्धियां बताई इन्होंने, इन 9 बुद्धियों के आधार पे अपने कार्य करता है व्यक्ति और कार्य करने के बाद वैसा ही जो है वह एक्सपर्टीज अपने अंदर में लेके आता है, वो वैसा ही एक्सपर्टीज लेके आता है। तो इसीलिए इसका रोल इसलिए हमारे एजुकेशन में दिया गया क्योंकि यह टीचर को भी समझना चाहिए, टीचर को भी पढ़ने वालों को भी समझना चाहिए और पढ़ाने वालों को भी समझने चाहिए। तो समझने के लिए हमारे एजुकेशन में यह चीज हमको लाई गई और इसीलिए हमको पढ़ाना पड़ता है कि हमको पता रहे कि बच्चे के अंदर में ये अगर कैपेसिटी है, बच्चे के अंदर में भाषाई मौखिक कैपेसिटी है, ये उजागर करना, तो हम उससे लेखक, पत्रकार, वकील, नेता, शिक्षक बना सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर में तार्किक गणितीय बुद्धि है तो हम उसको क्या बना सकते हैं, उसको हम वैज्ञानिक, इंजीनियर, पायलट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, गणितज्ञ हम बना सकते हैं। अगर हमको ये हम फाइंड आउट कर लेंगे तो अगर बच्चे के अंदर में शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि है तो हम उसको क्या बना सकते हैं, अभिनेता, नर्तकी, निर्माता और खिलाड़ी बना सकते हैं उसको। वही अगर संगीतक बुद्धि है, उसके अंदर में म्यूजिकल ज्ञान है अगर उसके अंदर में, तो उसे हम गीतकार, संगीतकार, गायक, संगीतक और वादक उसको हम बना सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर में स्पेशल इंटेलिजेंस है, यानी वह चीजों को समझ सकता है, कर सकता है, तो जो पहेलियां है, नक्शे और बुझा सकता है, तो उसको कलाकार, वास्तुकार जो है हम बना सकते हैं। तो अब ऐसे ही अंतःवैयक्तिक और मतलब इंटर रिलेशन और इंट्रा रिलेशन, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बारे में उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ में बातचीत करता है, इंटरपर्सनल मतलब क्या कि मैं और वो आप, मैं और वो आप, ये लोग बात कर रहे हैं, तो वो ये वाला भी समझ अगर किसी के अंदर में है तो मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, परामर्शदाता, व्यापारी जो है वो बन सकता है। वही अगर इंट्रापर्सनल है, अगर वो अपने अंदर है, तो अपने अंदर जो अगर होगा तो क्या बन सकता है, दार्शनिक विचारक, वह दार्शनिक विचारक और जो है वह और भी चीज बन सकता है, लेखक बन सकता है। वहीं अब बात करी गई उसके बाद नेचुरलिस्टिक बात करी गई इंटेलिजेंस की, और साथ साथ में एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करी गई। तो ये प्रकृति से संबंध रखना तथा वह नैतिकता से संबंध रखना, तो वह जीव विज्ञानी बन सकता है, किसान बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है और लेखक बन सकता है। तो ये थे, ये सब थे। अब आज जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के रूप इन इन रूपों में समझ सकते हैं। सर नीचे का बोर्ड, सर नीचे का बोर्ड ओके, चलिए दिखा अभी नीचे का बोर्ड। चलिए तो आप इसका स्नैप ले लीजिए और स्नैप लेकर के तो यहां पर जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस यहाँ पे फिनिश होता है। ये मैंने आपको बताया, समझाया। अब यहां से हम ले लेते हैं, आपका अगर कोई प्रश्न होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। अब यहां से हम जो है आज मल्टीपल इंटेलिजेंस में यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस फिनिश किया, साथ में आपका जो है मैंने वो प्रतिदर्श का सिद्धांत फिनिश किया, साथ में मैंने जो है वह बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी मैंने आपको फिनिश किया। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत, ये मैंने 3 सिद्धांत आपके आज फिनिश किए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से हम कुछ प्रश्न लेते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं। अगर किसी कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछ सकता है। बहुत और कुछ बहुत ज्यादा इसमें बताने को नहीं था, जितना बताने को था